नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अभी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट ने अपने क्रूशियल वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसे अभी फुल ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय करना संभव होने वाला है। ये ट्रायल एचएएल की नासिक फैसिलिटी में किया गया था, जिसमें अस्त्र वीवीआर मिसाइल और ब्रिटिश ओरिजिन एसराम शॉर्ट रेंज मिसाइल को लाइव फायरिंग किया गया था। अभी खास बात यह कि अस्त्र जो कि भारत का होम ग्राउंड बियॉन्ड विजुअल रेंज का एयर टू एयर मिसाइल है, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। वहीं एसराम मिसाइल की बात करें तो इस हाई ऑफबोर एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसे क्लोज रेंज डॉग फाइट में एक डेडली वेपन बनाने वाला है। तो इन दोनों मिसाइल का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन तेजस मार्क 1 को एक वर्सेटाइल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बना सकता है, जो वीवीआर एंगेजमेंट के साथ साथ शॉर्ट रेंज फाइट दोनों में इक्वल इफेक्टिव होने वाला है। अभी तक तेजस में सिर्फ डबी वीवीआर मिसाइल इंटीग्रेट किया गया था, जिसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 किलोमीटर तक ही लिमिटेड था। इसी वजह से अभी अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन इसे एक्चुअल वीवीआर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। एचएएल की तरफ से जल्द ही अस्त्र इक्विप्ड पहली 2 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 में से एक एयरक्राफ्ट बिल्कुल तैयार है और दूसरे में अभी इंजन को इंटीग्रेट करना बाकी है। ये एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करते हैं और अभी एचएएल का प्लान है कि नासिक फैसिलिटी को फुली ऑपरेशनल करने के बाद यहाँ पर हर साल 16 एयरक्राफ्ट को बनाने का टारगेट रखा गया है। अगला अपडेट डीआरडीओ के ड्रोन माउंटेड हाई पावर माइक्रोवेव प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नई टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होने वाला है, जो कि ड्रोन बेस्ड सिस्टम होने वाला और इसे एक एंटी ड्रोन और डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इस सिस्टम का मेन मकसद दुश्मन के ड्रोन्स को नॉन काइनेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से डिसेबल करने का होने वाला है। मतलब बिना मिसाइल या गन का इस्तेमाल किए सीधा उनकी सेंसर, जीपीएस और कम्युनिकेशन लिंक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यह हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम एक पेलोड की तरह होने वाला है, जो कि एक मदर ड्रोन के ऊपर माउंट किया जाने वाला है, जिसमें मदर ड्रोन के तौर पर एक हेक्साकॉप्टर को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें जो पेलोड मौजूद होने वाला है उसका वेट लगभग 15 kg है, उससे थोड़ा कम रखा जाने वाला है, ताकि इसे इजीली फॉरवर्ड ट्रूप या स्पेशल फोर्सेस यूनिट इस्तेमाल कर पाएंगे, कहीं पर भी डिप्लॉय कर पाएंगे। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन में बताया जा रहा है कि ये सिस्टम 24 वोल्ट डीसी बैटरी से ऑपरेट करने वाला है और अराउंड 100 वाट के आसपास पावर इनपुट को लेने वाला है, जो कि लॉन्ग मिशन एंडोरेंस के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। इसका कोर फीचर इसका वाइड बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर होने वाला है, जो कि 140 मेगाहर्ट्ज से लेके 700 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को कवर करने वाला है, जो 10 मीटर की डिस्टेंस पर ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरीके से फ्राई कर सकता है। ये सिस्टम स्वार्म ड्रोन अटैक में काफ़ी इफेक्टिव साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें 100 से लेके 1000 तक की पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी रखा गया है, जो कि एक ही बार में स्वार्म में मौजूद मल्टीपल ड्रोन को टारगेट कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से लगभग 200 से 500 तक लॉटरिंग मुनिशन का इस्तेमाल भारत के ऊपर किया गया था, जिनको काउंटर करने के लिए हमारे ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ा था, जो कि काफी हद तक हमारे लिए थोड़े कॉस्टली साइड में पड़े थे। और इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से अभी सॉफ्ट किल सिस्टम का डिमांड किया जा रहा है और अभी डीआरडीओ का हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम या पेलोड सिस्टम उसी गैप को फील करने वाला है और एक और लेयर की डिफेंस को क्रिएट करने वाला है, जिसमें जैमर, लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को कंबाइन करके एक पूरा एंटी ड्रोन ग्रिड को बनाया जाने वाला है, शील्ड को बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। रिसेंट अपडेट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नया माउंटेन रडार सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया गया है, जो कि स्पेशली स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट चाइना के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को और चाइना के तिब्बती एयरवेज के थ्रेट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। मतलब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हाई अल्टीट्यूड ट्रेन के लिए कस्टमाइज एंटी स्टेल्थ रडार होने वाला है। यह रडार VHF और UHF बैंड में ऑपरेट करने वाला है, जो कि किसी भी तरह के स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए काफी इफेक्टिव होता है। मतलब J-20 का रडार क्रॉस सेक्शन चाहे 0.1 मीटर स्क्वायर या फिर 0.01 मीटर स्क्वायर हो, लेकिन VHF रडार की या UHF रडार की लंबी वेवलेंथ इसको इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डीआरडीओ की तरफ से फोटोनिक रडार टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लेजर और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे ज़्यादा रिजोल्यूशन, 3D मैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस मिलने वाला है और बेहतर तरीके से स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करना पॉसिबल होने वाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रडार 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस से स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला। इसके अलावा ये रडार पैसिव मोड में ही दुश्मन की सिग्नल को इस्तेमाल करके उनको कॉवर्ट तरीके से ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है, जिसमें हम J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को उन्हीं के रडार की सिग्नल की मदद से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और ऐसा करते समय उनको पता तक नहीं चलने वाला कि उनको कोई ट्रैक कर रहा है। और एक्टिव मोड में ये सिस्टम एक्यूरेट ट्रैजेक्टरी डाटा प्रोवाइड करने वाला है, जिससे अस्त्र मार्क 3 जैसे लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल को टारगेट इन्फॉर्मेशन को फीड किया जा सकता है, फिर गाइडेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब दुश्मन को बिना पता चले उसको ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना संभव हो सकता है। प्लान के मुताबिक इस रडार सिस्टम की एक कंप्लीट चेन को ईस्टर्न लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है और सबसे पहले 2028 तक इसकी 20 यूनिट को यहाँ पर डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। ये रडार लाइटवेट होने के साथ साथ मॉड्यूलर डिजाइन के होने वाला है, जिस वजह से इसको इजीली ट्रांसपोर्ट करना और डिप्लॉय करना संभव होने वाला है और बस 30 मिनट के अंदर ही इसको सेटअप करना और ऑपरेशन करना पॉसिबल होने वाला है। एक बार इस रडार चेन को डिप्लॉय करने के बाद चाइना के तिब्बतन प्लेटू में मौजूद किसी भी एयरबेस जैसे कि होटान, नगरी ऊंचा या फिर लासा, जहां से भी J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट लॉन्च हो सकते हैं, उन सभी पर नजर रखा जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AK भारती की तरफ से एक डिफेंस सेमिनार में एक क्लियर मैसेज दिया गया कि भारत को भी तुरंत ही 6th जनरेशन एयर पावर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उनका कहना है कि फ्यूचर वॉरफेयर एयर ड्रिवन सिस्टम और हाइपर कनेक्टेड सिस्टम के ऊपर चलने वाली है और अगर भारत ने टाइमली स्टेप नहीं लिया तो हम काफी पीछे पड़ सकते हैं। आज की डेट में भी हम हमारे दुश्मन देशों के मुकाबले 10 साल पीछे चल रहे हैं और आगे चल के हम और भी ज्यादा पीछे पड़ने वाले हैं। अब 6th जनरेशन फाइटर के फीचर के बारे में बात करें तो ये फाइटर जेट सिर्फ स्टेल्थ और सुपर क्रूज तक लिमिटेड नहीं रहने वाले, बल्कि इसमें AI बेस्ड ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, नेटवर्क सेंसर फ्यूजन, अनमेन्ड स्वार्म टीमिंग कैपेबिलिटी, डायरेक्ट एनर्जी वेपन और एडेप्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाली है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने के साथ साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये पहली बार नहीं है जब इंडियन एयरफोर्स के लिए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात को उठाया जा रहा है। 2020 में हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से भी एक रोड मैप को बताया गया था, जिसमें स्मार्ट विंगमैन, स्वार्म ड्रोन्स और डायरेक्ट एनर्जी वेपन को फ्यूचर में फोकस करने के लिए कहा गया था। और फिर 2021 में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की तरफ से भी ये कहा गया था कि MCA प्रोग्राम में कुछ 6th जनरेशन स्टैंडर्ड की एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला। मतलब MCA एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट का एक बीच का हाइब्रिड एयरक्राफ्ट होने वाला, जिस वजह से इसको 5.5 जनरेशन फाइटर के नाम से क्लासिफाई किया जा रहा है। ग्लोबल कंपटीशन के बारे में बात करें तो अभी चाइना की तरफ से पहले से अपनी 6th जनरेशन प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जा रहा है, जो कि रिसेंटली सोशल मीडिया में देखा जा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से NGAD प्रोग्राम और यूरोप की तरफ से जॉइंट FCAS प्रोग्राम को एग्रेसिवली प्रोग्रेस किया जा रहा है। मतलब अगर भारत अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट में और डिले करेगा तो हमको अभी ग्लोबल एयर डोमिनेंस की रेस में, एयर कॉम्बैट की रेस में 1 से 2 जनरेशन का गैप को फेस करना पड़ सकता है, जिसको बाद में मेकअप करना हमारे लिए काफी मुश्किल बनने वाला है। इसी वजह से अभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अभी के लिए अपनी इंडिजिनस MCA प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में भी शामिल होना चाहिए, जिससे हम वर्तमान और फ्यूचर दोनों के लिए तैयार रह पाएंगे। अगला अपडेट GTRE की तरफ से है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE की तरफ से अभी हिंट दिया गया कि भारत फ्यूचर में 6th जनरेशन इंजन रिक्वायरमेंट के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर कर सकता है। ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत या तो किसी अलग फॉरेन कंपनी के साथ डायरेक्टली डील कर सकता है या फिर एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकता है, जिससे भारत को एक एडेप्टिव साइकिल इंजन के साथ साथ AI ऑप्टिमाइज कंट्रोल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का फास्ट ट्रैक एक्सेस मिल पाएगा। अभी के लिए भारत का इमीडिएट फोकस MCA की Mark II वर्जन पर होने वाला है, जिसके लिए GTRE अभी सफरान के साथ मिलकर एक इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ये एक टर्बोफैन इंजन होने वाला है जो कि 120 किलोटन से लेकर 140 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट करने के साथ साथ सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। कुल मिलाकर ऐसे 400 इंजन को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि MCA के साथ साथ हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भी पावर करने वाला है। इस इंजन में एडवांस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और थर्मल कोटिंग का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन ये 6th जनरेशन स्टैंडर्ड की इंजन की परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में जब 2040 के आसपास 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होंगे तब इन एयरक्राफ्ट की इंजन को हाइपरसोनिक स्पीड और डायरेक्ट एनर्जी वेपन इंटीग्रेशन को हैंडल करना होगा, जिसके लिए पावर रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाएगी। GTRE के ऑफिशियल्स ने हिंट दिया कि भारत रोल्स रॉयस या फिर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर इसको लेकर नेगोशिएशन कर सकता है या फिर UK की टेम्पेस्ट प्रोग्राम में या GCAP प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से टेम्पेस्ट में एडेप्टिव साइकिल इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला और इसमें शामिल होने के लिए भारत को पहले भी इन्वाइट किया जा चुका है, तो ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हो
सकता है जहां पर भारत फ्यूचर इंजन को डेवलप करने में सक्षम होने वाला है या फ्यूचर इंजन टेक्नोलॉजी को हासिल करने में सक्षम होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।